हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एमपी सिविल जज की प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है और मेंस एग्जामिनेशन अभी ड्यू है, जिसकी डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं करी गई है। सो मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए आर्टिकल राइटिंग के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लीगल एंड सोशल आर्टिकल राइटिंग दोनों कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल राइटिंग एक्चुअली होती क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल और एसे में, दोनों में सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो हम आपके लिए वो क्लेरिफाई करेंगे कि आर्टिकल और एसे में डिफरेंस क्या रहता है, और आपको तरीका बताएंगे किस तरह से अपना आर्टिकल राइटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। साथ ही साथ ये पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम आपके लिए अराउंड 50+ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें कि लीगल और सोशल राइटिंग दोनों रहेंगी। चलिए अभी हम देखते हैं, इस सेशन को चालू करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड एसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन समझने योग्य है कि क्या होता है, जिससे कि हम आगे जाके भी अगर कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो हमको यूजफुल रहेगा। चलिए देख लेते हैं। पीस ऑफ राइटिंग, सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है पीस ऑफ राइटिंग। आर्टिकल में, आर्टिकल क्या है? एक पीस ऑफ राइटिंग है। इसका मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपको है तो बस आप वही लिखेंगे, उसमें आप अपने ओपिनियंस व्यूज प्रेजेंट नहीं करेंगे। ये स्पेशली कन्फाइंड रहता है फैक्ट से। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आप बस वही लिखेंगे। आर्टिकल राइटिंग में ये रहता है। ऐसे में क्या रहता है? इट इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन एंड एनालाइज एंड डिस्कशन ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग, है ना। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक लिटरेचर कुछ रहता है, कोई स्टोरी टेलिंग रहती है, जिसमें कि हम चीज़ों को फैक्चुअल भी रहता है, फैक्ट्स बताते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो ये ऐसे का पार्ट हो जाता है। और आर्टिकल में क्या रहता है? सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तक ही वो सीमित रहता है। आगे देख लेते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग में जो आपकी रीडरशिप रहती है वो लार्ज रीडरशिप रहती है, बहुत बड़ी संख्या में रहती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेशल क्लास या कैटेगरी से डील करती है, कैटेगरी ऑफ रीडर से डील करती है। ओके। और यहाँ पे स्पेसिफिक रीडर कोई नहीं रहता है, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए रहती है। कोई भी इसको रीड कर सकता है, किसी भी इंसान के लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट है और वो अपना रिसर्च करता है, और रिसर्च के लिए जो आर्टिकल लिख रहा है, तो वो हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं हो सकता उसको पढ़ना, लेकिन जो उनके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेट करते हैं उनके लिए यूज़फुल है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ऐसे राइटिंग रहती है या कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे से डील करती हैं, वो किसी के लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं। ओके। बेनिफिट फॉर पब्लिक एट लार्ज। नाउ थर्ड पॉइंट, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव एंड इन्फॉर्म रीडर अबाउट कंसेप्ट। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो डेफिनेट रहता है, और सेकेंडली ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है। आर्टिकल राइटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, और इन्फॉर्म रीडर अबाउट इट कंसेप्ट, और बस जो रीडर है उसको कंसेप्ट क्लैरिटी देती है कि किसके बाबत है, किस संबंध में ये लिखी जा रही है। और अगर उसको वो जो रीडर है वो उससे रिलेट करता है तो वो उसको आगे रीड आउट करता है। यहाँ पे क्या रहता है? ये एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगी विथ एक्सप्लेनेशन, पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियंस, ताकि ये ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सके। ये उतने लोगों को इंगेज नहीं कर सकती है, जो उससे रिलेट करते हैं, उस फील्ड से रिलेट करते हैं, ये उन्हीं के लिए रहता है। और ये पब्लिक एट लार्ज, जैसे मैंने बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं इसमें। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो, फिर से जैसे हमने यहाँ पे देखा था, पीस ऑफ राइटिंग रेस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो फैक्ट्स से रेस्ट्रिक्ट करता है, बस उसके आगे कुछ नहीं जाएगा, जितना बताया गया है बस उतना ही। और सब्जेक्टिव में आप अपने एक्सप्लेनेशंस भी डाल सकते हैं, पर्सनल व्यूज भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रीलिम्स एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स एग्जाम होती है, वो क्या रहती है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नाम उसको क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और उसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, वो उसके फैक्ट्स हो गए, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है।
आप उससे आगे या पीछे नहीं जा सकते कि ये जो आपने एक ऑप्शन दिया है ये कंप्लीट नहीं है, इससे और भी आपको आगे लिखना चाहिए था, समझ नहीं आया, उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजन के साथ में कुछ अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन यूजुअली होता नहीं है, एक्सप्लेनेशन ही दे सकते हैं अपनी वर्डिंग्स में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं आपके ऐसे टाइप में ना। फोर्थ पॉइंट जो रहता है, आर्टिकल राइटिंग जो रहती है वो यूजुअली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट्स रहती है। रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर वो पेपर लिखा जाता है, जैसे रिसर्च पेपर हो गया, है ना। इसी तरह से न्यूज़पेपर में जैसे हम आर्टिकल राइटिंग देखते हैं तो वो एक फैक्ट से डील करती है। न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें आती है, आर्टिकल्स आते हैं और एडिटोरियल्स आते हैं। आर्टिकल्स और एडिटोरियल में बहुत बड़ा अंतर रहता है। एडिटोरियल जो रहते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियन रहते हैं, फैक्चुअल रहता है लेकिन उसमें ओपिनियंस भी आते हैं, सजेशंस भी आते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आ जाते हैं। लेकिन आर्टिकल्स में नहीं आती, आर्टिकल्स में ओनली फैक्ट्स आते हैं। ओके, और यहाँ पे बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स इसमें भी आते हैं विथ ओपिनियन एंड डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे कभी भी साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये टोटली डिराइव्ड करता है आपके रिसर्च पे, आपके नॉलेज पे, है ना। तो साइटेशन आप नहीं देते यहाँ पे, साइटेशन आप चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे कंक्लूजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप तो सिर्फ अपने फैक्ट्स बता रहे हो, ऐसा हुआ और इससे ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे आप जो भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, जो भी डिस्कशन कर रहे हो, उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हो, तो एंड में कंक्लूजन भी दे सकते हो कि मेरे हिसाब से इसका ये रास्ता निकलना चाहिए, ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो कंक्लूजन भी दे सकते हो। एंड लास्टली जो आर्टिकल राइटिंग रहती है, जैसा मैंने बताया, प्रोफेशनल डीलिंग्स रहती हैं, तो किसी प्रोफेशन से रिलेट करती हैं। ओके, और ये जो रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करती हैं। ऐसे राइटिंग, ऐसे का इससे ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जामिनेशन से ज़्यादा। ओके, अब हमारी एग्जामिनेशन में हमने देख लिया आर्टिकल और ऐसे में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब हम आर्टिकल को एग्जामिनेशन, हमने ये भी देख लिया कि ऐसे जो रहता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेट करता है सिर्फ और सिर्फ। अगर अब हमारी एग्जामिनेशन में ऐसे के बदले आर्टिकल बताया गया है, तो हम क्या क्वालिटीज़ दोनों की मिलाएंगे कि वो एक अच्छा आर्टिकल बन जाए, ऐसे और आर्टिकल की। हम टोटली बेस्ड जो भी इसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्टिकल के हैं, अगर उसी के हिसाब से लिखेंगे अपना आर्टिकल, तो वो सही नहीं माना जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देख लेते हैं हमने दोनों में क्या क्लबिंग करी है, व्हाट टू बी इंक्लूडेड। नाउ पहला, टच ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। हम फैक्ट्स तो बताएंगे ही बताएंगे, जैसा हमने लिखा है मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स तो बताएंगे, लेकिन साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, डिस्कशन भी रहेगा, और आपके अपने ओपिनियंस भी रहेंगे, पर्सनल ओपिनियंस। ओके, लेकिन सबसे पहला फैक्ट्स रहेगा। सबसे जरूरी चीज़ है, किसी फैक्ट्स से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मेन फोकस हमारा फैक्ट्स पे रहेगा, और उस फैक्ट्स से रिलेट करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन आपका क्या बोल सकते हैं, उस पर फोकस रहना चाहिए, फैक्ट्स पे। सेकेंडली, ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बहुत हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव तो होगा ही सही, क्योंकि फैक्ट्स आ रहे हैं, है, और सब्जेक्टिव क्योंकि हम डील कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन एंड ओपिनियन वगैरह सारी चीज़ें उसमें दे रहे हैं। एक तरह की स्टोरी टेलिंग हो जाएगी, एक तरह की स्टोरी टेलिंग हो जाएगी, नॉट कम्प्लीटली स्टोरी टेलिंग, पूरा हम उसको ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि हम ऐसे में लिखते हैं, हेडिंग रहेगी, इंट्रोडक्शन भी रहेगा, आपके बीच के पेराज भी रहेंगे जिसमें आप डिस्टिंक्ट हेडिंग देंगे, कंक्लूजन भी रहेगा जिसमें आप सजेस्टिंग वे फॉरवर्ड और ओपिनियन सजेस्ट करेंगे, या क्या आगे सॉल्यूशन हो सकता है वो बताएंगे। ये सारी चीज़ें यूजुअली ऐसे से हमने ली हुई है, लेकिन हम एग्जामिनेशन में आर्टिकल लिख रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। आगे हम देख रहे हैं, मस्ट बी मेनली पॉजिटिव इन स्पिरिट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसे आप पॉजिटिव वे में डील करें, पॉजिटिव वे में डील करें, वहाँ पे नेगेटिव अप्रोच ना अपनाएं लिखते समय। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए एक बहुत पुराना ऐसे टॉपिक
जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इज अ बून और कर्स, है ना, हम सब ने देखा होगा ये। इसमें अगर इस तरह का कोई ऐसे आता है तो हमको कैसे डील करना है, उसको मेनली पॉजिटिव वे से डील करना है, उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा बतानी है। अगर 5 अच्छाई बताई है तो 3 बुराई बताएंगे बस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, 5 अगर हमने अच्छाई बताई है तो आप इसके सिर्फ 3 ड्रॉबैक्स बताएंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 6 और 7 लिख दिया और यहाँ पे आपके पास में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको मेनली पॉजिटिव वे में डील करना है चीज़ों के साथ में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब इसी से रिलेट करता हुआ हमारा अगला पॉइंट है, मस्ट नॉट बी क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज का एंड एक्शन का। जैसे कि हमारा कुछ मान लीजिए ऐसे आ गया डीमोनेटाइजेशन पे, डीमोनेटाइजेशन पे आ गया। अब आपके अपने पर्सनल व्यूज सबके अलग अलग हो सकते हैं उस पर, और आपने आर्टिकल राइटिंग में भर भर के लिख दी गवर्नमेंट की बुराई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जनता को इतनी नुकसान हुआ है, लोग लाइन में लगे इतने परेशान हुए, लोगों की सेविंग खत्म हो गई, ये सारी चीज़ें आप ना लिखें, बचे उससे। डीमोनेटाइजेशन आप फैक्ट्स लिखें, क्या समझते हैं, उसके इम्पैक्ट्स लिखें क्या क्या हो सकता है, और जब आप इम्पैक्ट्स लिखेंगे तो उसमें आपके कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, और उसको बाद में आप लाइटली इस तरह से डील करें कि वो भी नेगेटिव अप्रोच जो आप अपना रहे हैं, ड्रॉबैक्स जो बता रहे हैं, वो भी बाद में एज अ सॉल्यूशन आप उसको कंक्लूजन में लिख सकें कि जो आपने ड्रॉबैक्स बताए हैं उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो एक कुछ एक होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन डीमोनेटाइजेशन पे ऐसा आ जाता है कि डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, इस तरह से आ जाता है, अब देखना पड़ेगा वहाँ पे, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन पुट करा गया है, जो आर्टिकल का टॉपिक दिया गया है, वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे। अगर इफेक्ट की बात करी गई है तो आप डीमोनेटाइजेशन क्या होता है वो बताएंगे, उससे क्या क्या चीज़ें अच्छे इफेक्ट्स हो सकते हैं या हुए हैं, साथ ही साथ फिर आप नेगेटिव वे में भी जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, आपको फिर दोनों बराबरी से डील करना है जो आपको लगता है, और अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर डीमोनेटाइजेशन आ गया है तो कोशिश करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एक एक्शन थी, एक्शन प्लान था वो, तो कम से कम ड्रॉबैक्स बताए जाएं, और कंक्लूजन में तो कम ही रखें, एक आध लाइन रखें, बाकी अच्छा ही उसको बताएं। किसी भी तरह की गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज होती है तो उसको क्रिटिसाइज करने से बचें। लास्टली, यूनिफॉर्म क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, सिंपल लैंग्वेज। यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक लिंकिंग बनाते हुए आपका आर्टिकल चलना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ रिपीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो भी लिख रहे हैं बिल्कुल इजी वे में सामने वाले को, जो आपका एग्जामिनर है, उसको कन्वे होना चाहिए कि क्या लिखना चाह रहा है वो, और लैंग्वेज भी उसी तरह से सिंपल होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अपनी वोकैब शो करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है या हिंदी इतनी अच्छी है, अपनी क्षमताएं प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन सेशन था कि किस तरह से हम देखेंगे चीज़ों को, और जैसा मैंने बताया 50 से ज़्यादा हम आपके लिए टॉपिक्स कवर करेंगे डेली बेसिस पे, एक लेक्चर रोज रहेगा। कोशिश करेंगे 1 से 1.5 महीने में आपका ये पूरा जो आर्टिकल राइटिंग है ये कवर करवा दें। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली बेसिस पे, जैसे ही लेक्चर कंडक्ट होता है उसके बाद में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी चालू रखिए, बने रहिए हमारे साथ में, और ये आपका जो सेशन है ये 7 तारीख से चालू होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 7 तारीख को। थैंक यू सो मच।